मैं अपने पति के साथ हनीमून के लिए एक पहाड़ी इलाके में गई। मेरे पति मुझे पहाड़ी इलाकों पर घुमा रहे थे। उन पहाड़ी इलाकों पर कुछ कबीलों का निवास था, जो सदियों से वहाँ पर रहते चले आ रहे थे। वहाँ पर बहने वाले साफ नदियाँ और वहाँ की सुंदरता देखकर तो मेरी आंखें फैली की फैली रह गई। वहाँ पर रहने वाले कबीले के लोग की अजीबोगरीब रस्म थी और उन रस्मों का मैं अनजाने में ही हिस्सा बन गई थी। इन पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए मेरे पति विवेक बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। कहने लगे, इन इलाकों में रहने वाले अनजान लोग हैं और यह जगह भी एकदम अनजान है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैंने कहा, आप कुछ भी कर ले, आपका बहाना नहीं चलेगा। मुझे तो इन पहाड़ों और जंगलों में घूमना ही घूमना है। मेरी जिद के सामने विवेक को हार माननी पड़ी। इन पहाड़ों और जंगली इलाकों के लिए एक कैब बुक कर ली थी। हम पहाड़ी इलाकों के होटल में ठहरे हुए थे, जो कि खूबसूरत नदी के सामने ही बना हुआ था। लेकिन यह होटल बहुत पुराने ज़माने का बना हुआ था। जब मैं इस होटल में गई, तो मुझे वह कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे कमरे थे और आराम का सामान भी बहुत कम था। लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखे, तो मैं इस होटल की बदसूरती को भूल चुकी थी। यह हमारी पहली शाम थी और यहाँ तक का बस का जो सफ़र था, उससे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही थी। खाना खाते ही मेरी आंखें बंद होने लगी, इसलिए मैं सोने के लिए लेट गई। विवेक कहने लगे, क्या अंशिका, तुम क्या यहाँ सोने के लिए आई हो या हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं? अपने हनीमून ट्रिप को यादगार बनाने आए हैं, सोने नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। वैसे भी हम सुबह जल्दी उठकर इन पहाड़ों के खूबसूरत मंजर को देखने के लिए जाएंगे। सुबह का मंजर तो वैसे भी बहुत ही सुंदर होता है। खैर, उनको समझाना सबसे मुश्किल काम था। काफ़ी देर बहस के बाद आखिरकार वह मान गए। हमारे दोनों की बचपन से ही दोस्ती थी और बचपन से ही हम एक दूसरे को पसंद करते थे। विवेक एक फौजी थे। शादी के बाद वह मुझसे इतना प्यार करते थे कि मैं खुद को खुशनसीब समझती थी। सुबह मेरी आंख चिड़ियों की आवाज़ से खुली। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने अपने बराबर में विवेक को बेखबर सोते देखा, तो एक मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर फैल गई। मेरा पति खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद रोमांटिक भी था, किसी फिल्मी हीरो जैसा, जिसकी हर लड़की इच्छा करती है। मैं उठकर बैठ गई, अपने बिखरे बालों को समेटा और बेड से नीचे उतरी। खिड़की की तरफ बढ़ गई। मुझे सुबह-सुबह का मंजर देखना था। जैसे ही मैंने पर्दा हटाया, तो एक बहुत ही खूबसूरत मंजर मेरा इंतज़ार कर रहा था। ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों के बीच नीले रंग की नदी और उसके दोनों तरफ लगे पेड़, जैसे मैं कोई खूबसूरत सपना देख रही थी। तभी उसके बाद जो मंजर मेरी आँखों ने देखा, वो एक अजीबो-गरीब मंजर था। बहुत से लोगों ने उस नदी के पास कैंप लगा रखे थे। मेरा जी चाहा कि मैं भी वहाँ चली जाऊँ। पत्थरों में झरने की तरह गिरते पानी से जो संगीत हवा में गूंज रहा था, मेरा जी चाह रहा था कि मैं वहाँ पास बैठकर उस संगीत को सुनूं। मैं यह सब सोच रही थी कि मेरे कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और किसी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने मुस्कुराकर पलटकर पीछे अपने पति को देखा, जो अच्छे खासे रोमांटिक मूड में थे। मैंने खुद को उसके घेरे से आज़ाद किया और कहा, जल्दी से नाश्ता करवाइए और फिर हम बाहर चलते हैं। विवेक कहने लगे, मेरे लिए यह फैसला करना मुश्किल है कि बाहर का नज़ारा ज़्यादा खूबसूरत है या मेरी पत्नी। मैं उसकी ऐसी बातों की तो दीवानी थी। खैर, हमने एक साथ नाश्ता किया और हम सामने नदी की तरफ चले गए। मौसम बहुत ही अच्छा था। जैसे ही हम उस नदी के पास पहुँचे, तो वहाँ के रहने वाले लोग जमा होना शुरू हो गए। नदी के पास कुछ मुसाफिरों ने खेमे लगाए हुए थे और वहीं उनमें ठहरे हुए थे। वह भी अपने अपने कैंप से बाहर आ गए। नदी के किनारे ठहरे हुए सारे लोग कबीले वाले ही थे, जो यहाँ के पहाड़ों के जंगलों में रहते थे। सुनने में आया कि वहाँ के रहने वाले लोगों की कुछ अलग ही तरह की रस्में होती हैं, जिन्हें वह इस नदी के सामने ही पूरा करते हैं। जब मैंने यह सुना, तो मुझे यह सब देखकर बड़ी दिलचस्पी पैदा होने लगी। मैंने सोचा, आखिर मैं भी तो देखूं कि उनकी क्या रस्में होती है और यह कैसे करते हैं। विवेक एक तरफ खड़ा हो गया और वह लोग अपने साथ ढोल और बाजे भी लेकर आए थे। कुछ लोग ढोल बजाने लगे और कुछ बाजे। फिर जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, उससे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ पर बहुत ही चुस्त गाउन पहने उन कबीले वालों की लड़कियाँ डांस करने लगी। पहाड़ी लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत थी। हालांकि मैं भी कम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उनके हुस्न के आगे अपनी खूबसूरती मुझे धुंधली सी होती महसूस हो रही थी। वहाँ पर नाचने वाली लड़कियाँ एक से बढ़कर एक हसीन थी, लेकिन एक नीली गाउन पहने लड़की तो कोई अप्सरा ही लग रही थी।
मेरी नज़र तो उससे हटने को तैयार ही नहीं थी। मैं उसके हुस्न को देखकर हैरान रह गई। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? कुछ देर तो मैं वहाँ के आसपास के नज़ारे को देखना ही भूल गई थी। मुझे लग रहा था कि जैसे इस लड़की की खूबसूरती ने इन वादियों की खूबसूरती को भी पीछे छोड़ दिया है। इतनी खूबसूरत लड़की थी वह कि जिसे देखने वालों को अपने जादू में जकड़ लिया था। हर एक की नज़र उस लड़की पर थी। कुछ देर बाद मैं अपने होश में वापस आई और जैसे ही मैंने अपने बराबर खड़े विवेक की तरफ देखा तो उसकी नज़रें भी इस लड़की की तरफ थी। वह बिना पलक झपके उसे ही देख रहा था। मैं मानती हूँ कि उसकी खूबसूरती थी ही कुछ ऐसी, लेकिन कोई भी पत्नी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उसके अलावा किसी दूसरी औरत को ऐसी नज़र से देखे जैसा कि विवेक उस लड़की को देख रहे थे। मैंने उनके बाजू पकड़कर उन्हें झिझोरा। वह बुरी तरह से चौंक गए। मुझे देखकर कुछ शर्मिंदा भी हुए। मैंने उन्हें घूरा। मैंने कहा, क्या हो गया है आपको? वह मुस्कुराकर कहने लगे, यार बड़ी हसीन लड़की है। काश कि तुमसे पहले मुझे यह मिल गई होती तो मैं इसी से शादी कर लेता। विवेक ने शरारत से मुझे मुस्कुराते हुए यह बात कही थी। मैंने फिर उन्हें गुस्से में देखा तो वह हंसने लगे। कहने लगे, मजाक कर रहा हूँ। कोई भी लड़की तुम्हारी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं जानती थी कि वह यह बात मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। हालांकि इस बात में तो कोई शक नहीं था कि वह लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी। मैंने महसूस किया कि डांस के दौरान भी वह लड़की विवेक को ही देख रही थी। खैर, उनका डांस इतना दिलचस्प था कि हमारा तो वहाँ से उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन हम नहीं जानते थे कि वह डांस मेरे लिए मौत का पैगाम है। वहाँ के लोगों की एक अजीब रस्म थी कि वहाँ लड़कियाँ शादी से पहले अपने पसंद के लड़के से संबंध बनाती थी। वह लड़की लड़के से पूरी तरह खुश होती थी, उसके बाद ही उस लड़के से शादी करती थी। और इस सब के पीछे की क्या वजह थी, यह बात आज तक किसी भी अजनबी को नहीं पता थी। सच पूछो तो मैं भी यह सब जानने के लिए इन पहाड़ी इलाकों पर आई हुई थी, क्योंकि कॉलेज के ज़माने में मुझे एक लड़की ने यह बात बताई थी। मैंने कहा, भला यह कैसी रस्म हुई? लड़की कैसे अपनी शादी से पहले ही किसी भी लड़के के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो सकती हैं? वह कहने लगी, कभी उस इलाके में जाओ तो अपनी आंखों से देख लेना। मुझे अपने दोस्त की बात में सच्चाई नहीं दिख रही थी। जैसे ही वह डांस खत्म हुआ तो वहाँ की लड़कियों ने अपने गले में पहना दुपट्टा वहाँ मौजूद लड़कों के गले में डालना शुरू कर दिया। उनकी बातों से ही अंदाजा हो रहा था कि वह लड़कियां दुपट्टा उनके गले में डाल रही है जिससे वह शादी करना चाहती हैं। मुझे यह रस्म बड़ी अनोखी लग रही थी कि लड़कियों को उनके पति का चुनाव करने का पूरा हक दिया जा रहा था। वरना मैं जिस गांव से संबंध रखती हूँ वहाँ अब तक लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। और हमारा गांव ही एक नहीं बल्कि हमारे देश में अभी ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर लड़की से शादी से पहले उसकी मर्जी तक नहीं पूछी जाती। बस उन्हें हुक्म सुना दिया जाता है कि उनके घर के बड़ों ने उनके लिए फैसला कर लिया है। उसे अब सारी ज़िंदगी उसी आदमी के साथ गुजारनी है जिन्हें उसके घर के बड़ों ने पसंद किया है। और यह लड़कियाँ तो इतनी आज़ादी से वहाँ मौजूद लड़कों के गले में अपना दुपट्टा डाल रही थी और उन्हें अपना जीवन साथी चुन रही थी। हम लोग बड़ी दिलचस्पी से यह सब देख रहे थे कि अचानक से वही सुंदर लड़की अपना दुपट्टा हाथ में पकड़े तेजी से हमारी तरफ आने लगी। हम उन कबीले वालों से थोड़ी दूर पर खड़े थे। वह लोग अपनी रस्म कर रहे थे और हम उन्हें देख रहे थे। लेकिन उस लड़की को इतनी तेजी से अपनी तरफ आते देखकर मैं हैरान हुई। यह सब देखकर मैं ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी कि जब उसने अपना दुपट्टा विवेक के गले में डाल दिया। यह देखकर जितनी हैरत मुझे हुई थी उससे ज़्यादा तो विवेक हैरान हुए थे। एकदम ही बजने वाले ढोल और बाजे बंद हो गए। वहाँ मौजूद जितने भी कबीले वाले थे वह यह सब देखकर खामोश हो गए, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। उनके कुछ बड़े बुजुर्ग चलते हुए हमारी तरफ आने लगे। मैंने विवेक के गले से वह दुपट्टा उतारा और गुस्से से उस लड़की के ऊपर फेंक दिया। मैंने कहा, यह क्या बदतमीजी है? यह मेरा पति है, समझी? यह यहाँ का रहने वाला नहीं है। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल खामोश खड़ी थी, लेकिन मुस्कुराकर विवेक को ही देख रही थी। विवेक भी गुस्से में आ गए। उस लड़की के बुजुर्ग हमारे पास आए, कहने लगे, हमारे यहाँ यह रस्म होती है कि लड़की शादी से पहले एक रात के लिए जिस लड़के से भी चाहे संबंध बना सकती है और हमारी लड़की ने तुम्हारे पति को पसंद किया है। यह सुनकर तो विवेक बुरी तरह घबरा गए। किसी को देखना एक दूसरी बात होती है, लेकिन एक रात किसी भी लड़की के साथ गुजारना, वह भी शादी से पहले, उससे शारीरिक संबंध बनाना, कोई भी शरीफ मर्द ऐसा क्यों करेगा? मैं जानती थी कि मेरा पति कभी भी यह नहीं कर सकता। विवेक कहने लगे, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और ना ही हम आपके कबीले से कोई संबंध रखते हैं। यह मेरी पत्नी है
और हम यहाँ पर सिर्फ मौज मस्ती के लिए आए हैं। आप अपनी लड़की से कहें कि वह किसी और के साथ यह रस्म निभा ले। लेकिन वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस लड़की को पूरा हक हासिल है कि यह एक रात जिस लड़के के साथ चाहे गुजार ले, और उसने तुम्हें चुना है। यह सुनकर विवेक को गुस्सा आने लगा कि आप कैसे मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हैं। मैं ऐसा कोई भी पाप नहीं करना चाहता और ना ही आपकी बेकार की रस्मों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। हम नहीं जानते थे कि यह बात हमारे लिए जी का जंजाल बन जाएगी। उन लोगों ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और मेरे और विवेक के सर पर रख दी। यह देखकर तो हम लोग सांस लेना ही भूल गए। वो लोग कहने लगे, जो हमारी रस्मों के खिलाफ बात करता है हम उसे जान से मार देते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं जिसके हम पाबंद हो। हम अपने कानून खुद बनाते हैं और खुद ही निभाते हैं, बल्कि सामने वाले को बहुत मजबूर कर देते हैं कि वह हमारे कानून का पालन करे। यह अजीब ज़बरदस्ती थी जो हमारे साथ हो रही थी। उनके साथ कई नौजवान हमारे आसपास जमा हो गए, जैसे अपने साथ हमें अपने इलाके में ले जाना चाह रहे हों। विवेक बार बार उनसे कहने लगे कि हमें छोड़ दो, हम तो सिर्फ यहाँ डांस देखने के लिए खड़े हुए थे, हमारा आप लोगों से कोई संबंध नहीं है। लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, बस ज़बरदस्ती हमें बांधकर अपने इलाके में ले गए। वहाँ ले जाकर उन्होंने हमें एक जगह खड़ा कर दिया। यह एक घर था जिसका आंगन बहुत बड़ा था और इसके आसपास कई कमरे बने हुए थे। वह सारी लड़कियां उन कमरों के अंदर चली गई और मर्द लोग हमारे आसपास ही खड़े थे। और फिर उनके सरदार ने एक औरत को आवाज़ दी। वह औरत मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, इस लड़की को अपने साथ कमरे में ले जाओ। यह कहना था कि मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था। ना जाने वह लोग मेरे साथ क्या करेंगे। उस समय विवेक भी गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने सर पर तनी गन झटके से पीछे की, मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, खबरदार जो मेरी पत्नी को कहीं भी लेकर गए। हम आप लोगों से कह चुके हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ घूमने आए थे, इसलिए आप लोग हमसे ज़बरदस्ती कोई भी रस्म नहीं करवा सकते, क्योंकि रस्म के नाम पर यह सिर्फ पाप है और मैं मर के भी आपकी किसी लड़की के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाऊंगा। विवेक का यह कहना था कि एक लड़के ने विवेक के सर पर किसी चीज़ से बहुत ज़ोर से मारा। उसके सर से खून बहने लगा। यह देखकर मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों मेरे पति को मार रहे हैं? वह आदमी कहने लगा कि अगर तुमने इनकार किया तो हम तुम्हारी जान भी ले लेंगे। यह सब सुनकर मैं रोने लगी। हम कैसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। उस आदमी ने उस बड़ी उम्र की औरत से कहा कि इस लड़की को अपने साथ कमरे में ले जाओ। दो लड़कों ने विवेक के दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधना शुरू कर दिए। मैं उस औरत से अपना हाथ छुड़ाने लगी। मैंने कहा, आप लोग मेरे पति के साथ क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए ऐसा कुछ मत करना। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। विवेक भी यही कह रहे थे कि मेरी पत्नी को कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वह औरत मुझे कमरे में लेकर आई और मुझे धकेल कर वहाँ पड़ी हुई एक चारपाई पर छोड़ दिया और फिर कमरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इस कमरे में एक चारपाई के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे के पास आ गई और पीटने लगी। कहने लगी, भगवान के लिए दरवाज़ा खोलो, क्यों तुम हम लोगों के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो? बाहर से मुझे विवेक को मारने पीटने की आवाज़ आ रही थी और मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। उस वक्त तो सिर्फ मुझे मेरे पति की जान की चिंता थी कि विवेक को वह लोग मार ही न डाले। मैं रोने लगी, यह सोचने लगी कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जब थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और वही लड़की कमरे में दाखिल हुई जिसने कुछ देर पहले अपना डांस दिखाकर हमें दीवाना किया, और उसके बाद जो हरकत उसने की थी उसने हमारे होश उड़ा के रख दिए थे। उस लड़की को अपने सामने देखकर मुझे उस लड़की से नफरत महसूस हुई। अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझसे टूटी फूटी हिंदी में बात करने लगी। कहने लगी, तुम्हारे पति के साथ क्या समस्या है? वह क्यों इनकार कर रहा है? हालांकि मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। यहाँ रहने वाले पहाड़ी नौजवान मेरी एक झलक के लिए इंतजार में खड़े रहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे पति को चुना है। फिर वह लड़की कहने लगी कि मैं इस इलाके के सरदार की बेटी हूँ और सरदार हमारे इलाके का सबसे बड़ा माना जाता है। उसकी बात कोई नहीं टालता, और आज तक जो भी बात मैंने अपने बाबा से कही है उन्होंने वह बात मानी है। तुम्हारे पति की जिद बेमतलब की है, क्योंकि रात तो उसे हर सूरत में मेरे साथ ही गुजारनी होगी। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बेशर्मी वाली बातें करते हुए तुम कैसे किसी दूसरी औरत के पति के साथ रात गुजार सकती हो? मैंने उसे थोड़ा लालच देना चाहा और अपने हाथों में पहनी सोने की चूड़ियाँ उतारकर उसको पकड़ा दिए। अपने कानों में पहने सोने के टॉप्स भी मैंने उतार के उसके हाथ में रख दिए। मैंने कहा,
भगवान के लिए यह सब कुछ रख लो और मेरे पति को छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। वह लड़की बड़ी अजीब किस्म की थी। उसने मेरी सारी चीज़ें मुझे वापस कर दी। कहने लगी, इससे कहीं ज़्यादा सोना मेरे पास है, अगर मैं वह तुम्हें दे दूँ तो क्या तुम अपना पति मुझे दे दोगी सारी ज़िंदगी के लिए? क्योंकि मुझे तो वह बहुत ही पसंद आया है। एक रात उसके साथ गुजारने के बाद मैं ऐलान करने वाली हूँ कि यह लड़का मुझे पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, और रस्म के अनुसार मेरी उससे शादी भी हो जाएगी। उसकी बातें मेरा दिल जला रही थी। उसकी आंखों में मुझे विवेक के लिए जो कुछ नजर आ रहा था, उसने तो मेरे होश उड़ा दिए। वह तो उसे पति बनाने के चक्कर में थी। बात सिर्फ एक रात की ही नहीं थी। वह कहने लगी, जब तक मैं चाहूँ तुम्हारा पति मेरे साथ रहेगा। मैंने कहा, वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगी। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर घसीटते हुए आंगन में ले आई, जहाँ मेरा पति जख्मी हालत में खड़ा था। उसे इस हालत में देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, मेरे पति को छोड़ दो, क्यों इसे इतनी बेदर्दी से मार रहे हो? लेकिन मेरी गुहार सुनता कौन? विवेक भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तभी एक आदमी ने आकर एक ऐसी बात कही कि विवेक के साथ साथ मेरे भी होश उड़ गए। वह आदमी इस लड़की का बाप था। बहुत ही बेशर्म इंसान था। विवेक से कहने लगा, अगर तुम मेरी बेटी के साथ रात गुजारने से मना करोगे तो आज और अभी सबके सामने मेरे कबीले का एक लड़का तुम्हारी पत्नी के साथ सबके सामने सुहाग रात मनाएगा। यह सुनकर तो हम दोनों पति पत्नी का दिमाग चकरा कर रह गया। यह कैसी अजीब सी जबरदस्ती थी। विवेक यह सुनकर चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दिए। उसी समय कुछ लड़के मेरी तरफ बढ़े। यह देखकर मेरी जान निकल गई। वहाँ मौजूद लोग आंगन के चारों तरफ इकट्ठे होने शुरू हो गए थे और हमारी इज्जत का तमाशा देख रहे थे। उन लड़कों में से एक ने मुझे बड़ी गंदी नज़रों से देखते हुए मेरा दुपट्टा उतारकर दूर फेंक दिया। विवेक की चीख निकल गई। कहने लगे, मेरी पत्नी को कुछ मत करना, जो तुम लोग चाहते हो वह मुझे मंजूर है। शायद यह मेरे पति की बेबसी की हद थी, वरना वह तो अब तक मार खाकर भी इस पाप के लिए तैयार नहीं थे जो यह लोग रस्म के नाम पर कर रहे थे। मैं रो रही थी, अपने आप में सिमट कर बैठ गई। विवेक से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि दूसरी सूरत में सब लोगों के सामने जो कुछ मेरे साथ किया जाता वह बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था। रोते हुए मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो उसकी आंखों में जीत की चमक थी। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। वह सामने बने कमरे में चली गई और फिर उन लड़कों ने विवेक को उस कमरे में जाने के लिए कहा। वह जख्मी हालत में लंगड़ाते हुए कमरे में गए। मैं सिसक सिसक कर रोने लगी। मुझे दोबारा से कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन वह बड़ी उम्र की औरत दोबारा मेरे कमरे में आई और कहने लगी, अब तुम जा सकती हो। मैं यह सुनकर एकदम खड़ी हो गई। फौरन से कमरे से बाहर निकली तो देखा कि वह सरदार की बेटी सामने आंगन में चारपाई पर लेटी हुई थी और काफ़ी जख्मी हालत में थी। उसका बाप उसकी चारपाई के पास बैठा रो रहा था। कबीले के और लोग भी उस चारपाई के आसपास जमा थे और सबकी आंखों में आंसू थे। मैं अभी तक कुछ समझ नहीं पाई थी कि तभी मेरी नज़र उन लड़कों पर पड़ी जो एक चारपाई अंदर कमरे से बाहर लेकर आ रहे थे, जिस पर विवेक को लेटे देखकर मेरी जान निकल गई। वह सरदार कहने लगा, तुम्हारे पति ने मेरी बेटी को मार डाला है, इसलिए हमने भी अपना बदला ले लिया है। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। वह मेरे पति को मार चुके थे। मेरे पति ने पाप करने के बजाय मौत को गले लगा लिया। अपने पति की मौत की खबर सुनकर मैं चीखे मार मार कर रोने लगी। विवेक की चारपाई आंगन में रख दी गई। मैं उस चारपाई के पास आकर बार बार उसे हिलाने की कोशिश कर रही थी। भगवान के लिए उठो विवेक, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने तो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। उठो विवेक। लेकिन वह जा चुका था हमेशा के लिए मुझे छोड़कर। मैंने उस सरदार से कहा कि तुम्हें क्या मिला ऐसी घटिया हरकत करके? तुम्हारी घटिया रस्म ने मेरे पति की जान ले ली। हर मर्द हवस का पुजारी नहीं होता जो सिर्फ शरीर का भूखा हो। मेरे पति की जान बेशक चली गई, लेकिन आखिर उसने अपनी पत्नी से बेवफाई नहीं की। उसने पाप करने के बजाय मौत को चुनना पसंद किया। मैं यहाँ अपने पति के साथ घूमने आई थी, लेकिन वापस मैं उसके बेजान शरीर के साथ जा रही थी। मैंने ही विवेक से यहाँ आने की जिद की थी, क्योंकि मुझे अपनी दोस्त की कही हुई बातों को सच में जानना था कि क्या वाकई यहाँ की औरतें ऐसा काम करती है। काश कि मैं उसे यह जिद ना करती तो शायद वह जिंदा होता। मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर कबीले के कुछ लोग मुझे और विवेक की बॉडी को मेन रोड पर डाल गए। उनके रहने के ठिकाने के बारे में किसी को नहीं पता था, क्योंकि वह जंगल के बीचों बीच रहते थे और अपना स्थान बदलते रहते थे। मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। विवेक मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैं उनको बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी। विवेक, तुम मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हो? काश कि तुम्हारे साथ मुझे भी मौत आ जाती। कि तभी मेरा दिल तेजी से धड़क उठा।
जब मुझे अपने हाथ पर किसी का दबाव महसूस हुआ, मैंने देखा तो वह विवेक का हाथ था। उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में ले रखा था। मैंने चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसने आंखें खोल दी थी, यानी कि वह जिंदा था। मैं एक चीख के साथ उससे लिपट गई। वह भी उठकर बैठ चुका था। हालांकि वह बहुत जख्मी था और उसके जख्मों से खून भी बहुत ज़्यादा बह चुका था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसने मेरे आंसू पोंछे और कहने लगा, चुप हो जाओ, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। आगे की कहानी तुम्हें बाद में बताऊंगा। जहाँ पर मैं और विवेक थे, वहाँ पर गाड़ियों का बहुत कम आना जाना था। हमने कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन कोई भी गाड़ी आती नज़र नहीं आई। हमारा यहाँ और ज़्यादा रुकना खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए मैं विवेक को संभालती हुई पैदल ही चलने लगी। मेरे दिल को कम से कम सुकून था कि वह जिंदा था। बहुत दूर पैदल चलने के बाद हमें एक गाड़ी आती नजर आई। हम लिफ्ट लेकर शहर आ गए। मैंने विवेक को एक अस्पताल में एडमिट करवाया और घर वालों को फ़ोन कर दिया। विवेक का खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। उसे जल्दी से जल्दी खून चढ़ाया गया। अगले दिन तक उसकी तबीयत सुधर चुकी थी। मैं उसके पास बैठी रो रही थी। विवेक ने मुझे तसल्ली दी कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, अब क्यों रो रही हो। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें तो उन लोगों ने मार दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे हुए। उसने मुझे बताया कि मैं एक फौजी हूँ और हम लोगों को सांस रोकने की प्रैक्टिस कराई जाती है। उन लोगों ने जब मेरे सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया था, उस समय मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था। फिर उसके बाद वह अपनी लड़की को देखने में लग गए थे, जिसे मैंने गला दबाकर मार दिया था। इतनी देर में मुझे होश आ चुका था और जब वो लोग मुझे चेक करने आए तो मैंने अपनी सांस रोक ली थी। उन्हें लगा कि शायद मैं मर चुका हूँ। कुछ भी हो, यह दिन हमारी ज़िंदगी के बहुत ही डरावने दिन थे। मैं उनके सीने से लगकर रो पड़ी। कुछ दिन तक अस्पताल में रहने के बाद विवेक को छुट्टी मिल गई थी और हम अपने घर वापस आ गए थे।